संस्कृति आईएएस के पीसीएस चैनल पर, यूट्यूब पीसीएस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग जो है 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रख के संपूर्ण रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। उसमें आज हमारा अगला एपिसोड है, यानी 8वां एपिसोड है। और आज हम लोग मध्यकाल के महत्वपूर्ण पक्षों पर कुछ जो सवाल आए हैं उसको देखेंगे वन बाय वन करके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेते हैं पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। ये पहला प्रश्न है कि बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। ऑप्शन में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और शेरशाह सूरी। तो इसमें करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक, क्योंकि इसने एक दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी और दीवाने बंदगान जिसमें दासों को रखा था और कारखानों वगैरह में नियोजित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक। इसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग ही बना दिया था, दीवाने बंदगान। ठीक है, तो सबसे अधिक गुलाम थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था। तो दारुल शफा अस्पताल हुआ करता था जहां चिकित्सकों को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो करेक्ट आंसर इज बी, एक खैराती अस्पताल। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। तो इसका भी आंसर फिरोज तुगलक ही होगा, क्योंकि इसने फलों के बाग लगवाए थे, 1200 से अधिक फलों के बाग लगवाए थे। तो करेक्ट आंसर इज बी, फिरोज तुगलक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का विकास किया, निर्माण किया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी। तो इसका भी करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे अधिक नहरों का विकास हुआ। ठीक है, और एक सिंचाई कर भी लिया जाता था ना, हक ए शर्ब नाम से ना। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। लोदी, सैयद, तुगलक, खिलजी। तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर है बी, और उसी के वंशज को खिज़र खां, सैयद वंश के संस्थापक खिज़र खां हैं। ये तैमूर और उसके उत्तराधिकारियों को बराबर भारत से जो है राजस्व भेजते रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। उन्होंने कभी सुल्तान की भी उपाधि नहीं ली, अपने को रैयत आला कहते थे। लोदी वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी और 1506 में इसने आगरा को सल्तनत की राजधानी बनाई। 1506 में आगरा जो है राजधानी बनाई। तो इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो करेक्ट आंसर इज डी, सिकंदर लोदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य से है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। दरअसल इस प्रश्न में थोड़ी सी तकनीकी त्रुटि कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। उसमें पहला राजवंश था संगम वंश, और संगम वंश के संस्थापक के रूप में हरिहर और बुक्का का नाम लिया जाता है, क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था। ठीक है, तो खैर अगर व्यापक रूप में देखें तो यही होगा, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। ठीक है, तो बहमनियों से गोवा को छीनने वाला शासक हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है, इसका आंसर होगा हरिहर द्वितीय। ठीक है, इसने बहमनियों से गोवा छीना था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है, अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व, प्राचीन काल से ही, है ना। और कहा जाता था कि एक
हाथी जितने क्षेत्र में बैठती थी, मतलब गोदावरी का बेसिन इतना उपजाऊ था कि एक हाथी जितने क्षेत्र में बैठती थी उससे एक परिवार का पूरा साल भर का भरण पोषण के लिए उतना अनाज उत्पन्न होता था, इतना उपजाऊ भूभाग था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हम्पी हस्तिनावती के अवशेष पर ही विजयनगर साम्राज्य बना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है शी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आया था। देवराय प्रथम कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय कृष्णराय द्वितीय, तो देवराय द्वितीय सी, इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, देवराय द्वितीय के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर नांगलपुर नामक शहर बसाया था। ठीक है, कृष्णदेव राय, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कृष्णदेव राय। हरिहर ये सब नहीं होंगे, कृष्णदेव राय, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन देखें, पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं, 1526 में हुआ है। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये भी नहीं, 1556 में हुआ। खानवा का युद्ध नहीं। तालीकोटा का युद्ध, यस, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया और इसी तालीकोटा के युद्ध को हम बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। बन्नी हट्टी का युद्ध, या इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है ना, और इसी से फिर विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो गया और फिर धीरे धीरे समाप्त, अराविदु वंश की स्थापना हुई। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत प्रशासन, ठीक है, तो प्रशासन से संबंधित है। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज है ना, जिसका प्रमुख आरिज मुमालिक होता था, ये मुख्यतः सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। ठीक है, तो शाही पत्राचार विभाग, विदेश विभाग, रक्षा, तो सी रक्षा विभाग से जुड़ेगा, सैन्य विभाग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, अगला प्रश्न ले, तो निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ठीक है, तो खराज है, खुम्स है, उन नहीं, उस्र होगा, उस्र, मुक्तई। ठीक है, तो खराज लगता था, समृद्ध मुसलमानों से लिया जाता था। खुम्स ये लूट में जो सामग्री प्राप्त होती थी उसको कहते थे खुम्स। उस्र ये भी मुस्लिमों के अधीन जो भूमि थी उससे रखता था, मुक्तई भी था। तो 1, 3, 4 ये जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, केवल एक नहीं, 2, 3, 1, 2, 3 तो बिल्कुल, 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 2 जिसमें है उसको हटा दो। 1, 3, 4 एलिमिनेशन मेथड से उसका उत्तर आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित राज्य के कानून होते थे, राज्य के कानून को जवाबित कहते थे। तो पहला ऑप्शन है राज्य के कानून, तो सही है, करेक्ट आंसर है ए, राज्य के कानून को जवाबित के नाम से जाना जाता था। राजकीय कानून जवाबित के नाम से जाने जाते थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम चौधरी, खुद मुकद्दम चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांव के जो सरपंच होते थे, खुद मुकद्दम चौधरी, जो कि मध्यस्थ की भूमिका में होते थे राजस्व वसूली में, तो गांव के सरपंच को खुद मुकद्दम चौधरी के नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी, जीतल, ठीक है, किन धातुओं के थे? ठीक है, तो टंका जो था वो चांदी का था, ससगनी जीतल तांबे के, तो चांदी तांबा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए है ना, ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था अजमेर में, ठीक है। और कुछ विद्वानों का मामला है कि 2.5 दिन में बनवा दिया था, कुछ कहते थे नहीं नहीं वहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता था, मेला लगता था। खैर जो भी है, तो एक मस्जिद है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, एक मस्जिद है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया। तो कुतुब मीनार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। कुतुब मीनार की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत हैं, उनकी याद में ऐबक ने किया था। तो जो इसकी शुरुआत है वो ऐबक ने किया, लेकिन ऐबक इसे पूरा नहीं करा सका। 1206 से 1210 4 साल का इसका कार्यकाल है ऐबक का। पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। इसको पूरा कराने का श्रेय है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया, लेकिन जब इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था तो ये 4 मंजिला इमारत थी। कितनी? 4 स्टोरी, 4 मंजिला इमारत थी। बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय इस कुतुब मीनार पे बिजली गिर गई तो इसका 4था मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 4थी मंजिल की जगह 2 मंजिल जुड़वा दी, तो उसका पुनरुद्धार कराया या जीर्णोद्धार कराया, या मरम्मत कराई। हाँ, मरम्मत कराई और 4थी मंजिल की जगह 2 नई मंजिल जोड़ दी। तो आज ये 5 मंजिला इमारत है। तो कभी देखेंगे तो ये जो है 3 शासक कुतुब मीनार से जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पूरा किया गया तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया। करेक्ट आंसर इज ए। ऐबक ने शुरू कराया लेकिन पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। दिल्ली सल्तनत साहित्य, ठीक है। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है? तो तबकात-ए-नासरी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी का, और मिनहाजुस सिराज ने इस ग्रंथ को लिखा है। तो शेख जमालुद्दीन अलबरूनी मिनहाजुस सिराज, तो करेक्ट आंसर सी, मिनहाजुस सिराज, तबकात-ए-नासरी। अगला प्रश्न है 12 मासा, ठीक है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा जो नामक ग्रंथ है उसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। सी, अमीर खुसरो नहीं, इगामी नहीं, इसामी होना चाहिए, रसखान नहीं, तो मलिक मोहम्मद जायसी, करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ठीक है, तो ज्ञान दीपक की जो रचना है वो सालार मसूद गाजी नहीं, दरिया साहिब ने की है। ये सब फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये आपको पता होगा तो सही होंगे, नहीं पता होगा तो गलत होने की संभावना होगी, ठीक है। चचनामा, ठीक है, चचनामा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है चचनामा से। इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, शम्स-ए सिराज, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ठीक है, इन्होंने चचनामा का फारसी में अनुवाद किया है। तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तारीख-ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई? शम्स-ए सिराज अफीफ, याहिया सरहिंदी, मिनहाज सिराज इसामी। तो तारीख-ए फिरोज शाही ये शम्स-ए सिराज हफीफ द्वारा लिखी गई। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला प्रश्न है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, अलाउद्दीन हसन, हाँ तो हसन या हसन गंगू, इसने ही बहमनी वंश की स्थापना की है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। लेकिन आपको सभी विकल्प पढ़ने हैं, फिरोज शाह, महमूद गवा, आसफ खां, विकल्प आपको पढ़ने सभी हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन से, है ना। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी, ऋषि, चिश्ती, फिरदौसी। तो सोहरावर्दी संप्रदाय से थे बहाउद्दीन जकारिया, और चिश्ती संप्रदाय के विपरीत सोहरावर्दी संप्रदाय जो था वो धन में, राजकीय संरक्षण में, इन सब में रुचि लेता था, ठीक है। अगला प्रश्न है
कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया नहीं। तो इसमें ए इज करेक्ट आंसर। सबने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, तो ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नाथ पंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? पश्चिम भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत। तो इसमें उत्तर भारत होगा करेक्ट आंसर, कि नाथ पंथी, सिद्ध, योगी भक्ति धर्म को उत्तर भारत में जो है लोकप्रिय बनाया। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है। मुगल वंश। ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो निश्चित रूप से प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। हुमायूं, औरंगजेब, अकबर, बाबर। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। करेक्ट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलगमा प्रथा, डी अफगानों की आपसी फूट। तो देखो, निश्चित रूप से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तुगलमा एक विशेष युद्ध की रणनीति है जिसमें शत्रु को अंदर के लिए आमंत्रित किया जाता है और फिर उसको पीछे से उस पर अटैक किया जाता है। इधर से घेरा बना दिया जाता है ताकि शत्रु अंदर बढ़ता जाए और फिर पीछे से उस पर अटैक किया जाए। तो तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, लेकिन बाबर की इसमें जो करेक्ट आंसर होगा उसकी सैन्य कुशलता। इसकी सैन्य कुशलता में ही तुगलमा युद्ध पद्धति आ जाएगी, तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। कथन क्या है? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो देखो, युद्ध में उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है। बारूद का ज्ञान हो चुका था, लेकिन इसका प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता था। क्षेत्र की वास्तुकला में तो सल्तनत काल से ही मेहराब और गुंबद प्रचलित हैं, तो ये भी नहीं है। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही है, क्योंकि बाबर के रक्त में तैमूर और चंगेज खां दोनों का रक्त मिला हुआ था। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, ये भी सही है। तो प्रयुक्त में से कथन सही हैं, तो 3 और 4 यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं और शेरशाह। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? बहादुर शाह, शेर खां, बैरम खां। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो शेर खान। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शेर खान। ठीक है। इसने जो है हुमायूं के सामने एक प्रस्ताव रखा था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? चुनार का घेरा। ठीक है। तो 1532, 31, 33, 36। तो इसमें करेक्ट आंसर 1532 है। ये सब बहुत ही फैक्चुअल सवाल हैं, अगर एग्जैक्ट पता होगा तभी आप इसका सही उत्तर लगा पाएंगे, अन्यथा गलत होने की संभावना ज्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? ठीक है। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम, नूरुनिसा बेगम। तो हाजी बेगम ने, इन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया है। ठीक है। जिसे कि ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। आगे चलें, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो इसमें करेक्ट आंसर है डी। ठीक है। यानी कि सबसे पहले देवरा की लड़ाई, फिर चौसा की लड़ाई, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद 1555-56 सरहिंद की लड़ाई। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये शेरशाह सूरी से संबंधित है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। इसने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये बीपीएससी स्पेशल में भी पूछ सकता है। सासाराम में है ना।
कृत्रिम झील में निर्मित है, तो करेक्ट आंसर इज ए, सासाराम। ठीक है, अगला प्रश्न है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। तो शेरशाह, जब्ती प्रणाली शेरशाह की देन है। ठीक है ना। अकबर भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के विकास, भारत के किस सम्राट के बारे में लिखा है? तो नो डाउट अकबर। बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब। तो अकबर, करेक्ट आंसर इज सी। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ये तो बहुत ही टफ सवाल है, इसलिए कि इससे ज्यादा फैक्चुअल तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, इतना जटिल सवाल। ठीक है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिणी है, लेकिन ये सवाल जो है अपने नेचर में जो है बहुत कठिन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो अमर सिंह, हकीम खान, मान सिंह, शक्ति सिंह। तो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे, जबकि अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी, सॉरी बी। इसको उत्तर ऑप्शन गलत कर दिया है क्या? हकीम खान सूर। ठीक है, बना लीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया है? तो बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, है ना, दास प्रथा, इस सब पर प्रतिबंध लगाया था। तो करेक्ट आंसर इज अकबर, डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, किस सन में मिलाया? ये भी फैक्चुअल है, ये बीपीएससी स्पेशल में भी मिलेगा। 1590, 1575, 1576, 1572। तो 1576। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, 1576 में मिलाया। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अकबर द्वारा। ठीक है, दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया गया। तो करेक्ट आंसर इज बी, है ना। और हिंदुओं में इसे एकमात्र स्वीकार करने वाले महेश दास ठाकुर उर्फ बीरबल। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय आया था। तो बाबर, अकबर, जहांगीर के समय आया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस, थॉमस रो, एडवर्ड टेरी। तो हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, 400 का मनसब भी दिया था। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इज ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में उसकी पुत्री नूरजहां ने बनवाया है, और पित्रा-दिउरा शैली में ये निर्मित है। पित्रा-दिउरा शैली में निर्मित पहला मकबरा है। ठीक है, अकबर, जहांगीर, नूरजहां। तो करेक्ट आंसर इज सी, नूरजहां। दरअसल मिडविल से हम देख रहे हैं कि फैक्चुअल प्रश्न अधिक हैं। परचिनकारी पित्रा-दिउरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त। तो उसमें साज सज्जा पर विशेष बल दिया जाता है पित्रा-दिउरा शैली में। तो ए जो है वो करेक्ट है, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जलकर फूलों की नक्काशी करना, साज सज्जा पर विशेष बल देना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? तो आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने। ठीक है, अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां ने कराया। तो करेक्ट आंसर इज डी। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? जिहाद, औरंगजेब ने जिहाद का नारा दिया था अपने उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान, और औरंगजेब का घोषित उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को इस्लामिक देश के रूप में बनाना, दारुल इस्लाम बनाना, इस्लामिक देश के रूप में परिवर्तित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है दारुल इस्लाम बनाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुगल कालीन प्रशासन मध्यकाल में बटाई
बटाई शब्द का अर्थ था, बटाई मतलब लगान के संदर्भ में, है ना। तो धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर, संपत्ति कर, तो बी हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका। चारों ऑप्शन भी पढ़ेंगे ना तो उसमें से आपको मिल जाएगा विकल्प। दो अस्पा सिंह अस्पा, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा की शुरुआत जहांगीर ने की थी। इसका अर्थ है कि पैदल सैनिकों की संख्या बढ़ाए बगैर घुड़सवारों की संख्या बढ़ा देना। ठीक है, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो जहांगीर ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहस्सिब, मुहस्सिब क्या था? ये औरंगजेब ने मुहस्सिबों की नियुक्ति की थी, है ना, जो ये देखते थे कि लोग शरीयत का पालन कर रहे हैं या नहीं। मुहस्सिब नामक अधिकारियों को नियुक्त किया। सैन्य अधिकारी नहीं, विदेश विभाग का मुख्य नहीं, लोक आचरण अधिकारी यस, कि लोग शरीयत के अनुसार शरीयत का पालन कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसका तो घोषित उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी नहीं, तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास, चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, यही सही है। सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन नहीं, बुआई कर नहीं, तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो काजी न्याय से संबंधित था, तो मुख्य काजी मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश, करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, सैन्य अधिकारी, विदेशी विभाग का प्रमुख नहीं, लोक आचरण का पदाधिकारी नहीं। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन है राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, ठीक है, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था के तहत अकबर ने सबके दायित्व तय कर दिए थे। ठीक है ना, कि आपको कितना सेना रखना है ना, कितने घोड़े रखने हैं, दाग और हुलिया के माध्यम से, है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, आगे देखते हैं मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। तो यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर, क्योंकि अकबर का मानना था कि चित्रकला, पेंटिंग ईश्वर को जानने का सबसे सशक्त माध्यम है। अकबर कहता था कि एक चित्रकार एक सुंदर चित्र बना सकता है लेकिन उसमें जीवन का आरोपण नहीं कर सकता, और यही ईश्वर के होने का प्रमाण है। ठीक है, तो अकबर के समय। ठीक है, अगला नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, तो जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में जहांगीर खुद बहुत बड़ा चित्रकार था, और जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई चित्र कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया हो तो जहांगीर बता सकता था कि इसका कौन सा भाग कौन से चित्रकार द्वारा बनाया गया है। जैसे मान लो किसी मानव का चित्र बनाया गया हो और उसमें कई चित्रकार, किसी ने आंख बनाया हो, किसी ने भौं बनाए हो, किसी ने हाथ बनाए हो, तो जहांगीर इस स्थिति में था कि बता सकता था कि इसका कौन सा अंग कौन से चित्रकार ने बनाया है। ठीक है, तो जहांगीर के समय अपने शीर्ष पे पहुंचा, तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो गीतावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, कवितावली, तो गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। साहित्य लहरी ये सूरदास की है। ठीक है, तो ये जो है तुलसीदास द्वारा नहीं लिखित है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना अकबर की बुआ गुलबदन बेगम द्वारा किया गया था, और अकबर के विशेष जो है निवेदन पे उन्होंने लिखा था। तो गुलबदन बेगम, बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जिसमें कि बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमें मिलती है। हालांकि जब वो लिख रही थी तो उनकी उम्र काफ़ी अधिक थी, तो स्मरण के आधार पर लिख रही थी, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां भी हमें मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखी है, तो करेक्ट आंसर बी। ठीक है, चलिए आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब्दुल कादिर अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन, अबुल फजल, तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है, उसी का एक भाग है आईन अकबरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? अभी सब बहुत ही फैक्चुअल सवाल है पुस्तक से, है ना, ये सब जो है, तो इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। हरिदास, ईश्वरदास नागर, भीमसेन। तो ईश्वरदास नागर ने फुतुहात आलमगीरी लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तुजू के बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है और उस समय की इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तुजू के बाबरी, ये बाबर ने मूलतः तुर्की भाषा में लिखा है। फारसी, अरबी, तुर्की, किस भाषा में लिखा गया? तो मूलतः तुर्की में लिखा गया है। ठीक है, हालांकि बाबर के समय से ही इसका फारसी अनुवाद शुरू हुआ, इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। ठीक है, तो तुजू के बाबरी बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मुगल काल, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ पिता हैं और दूसरी तरफ पुत्र हैं। ठीक है, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। ठीक है, तो बाबर के पुत्र हैं कामरान, अकबर सलीम, जहांगीर अकबर के पुत्र हैं। ठीक है, जहांगीर के पुत्र हैं खुसरो और शाहजहां के पुत्र हैं मुराद। तो ए का 3, बी का 1, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये मिला दिए हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में इमारत है, सूची 2 में इसे बनवाने वाला या बनवाने वाली। तो काबुली बाग मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, पता ही है कि 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। काबुली बाग मस्जिद ये बाबर ने बनवाया। तो ए का 4, बी का 1, ये दोनों में देखिए कंपटीशन चल रहा है। सी का 3, अब ये ए हो गया। ठीक है, तो चारों ऑप्शन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, एकदम सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, अब एक तरफ हेमू था जो कि लोदियों की तरफ से था और दूसरी तरफ बैरम खां अकबर की तरफ से थे, है ना। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, यह कथन किसका है? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। मनुची, ट्रेवनियर, विलियम फिच, अब्दुल हामिद लाहौरी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम फिच, इन्होंने कहा था। ठीक है, तो सी, ये सब थोड़े से फैक्चुअल सवाल हैं। अगला है सिख संप्रदाय से। ठीक है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था। नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद, गोविंद सिंह, तो गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर डी है। दूसरा है सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है भागलपुर, गया, पटना में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मध्यकाल तक का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगले सेशन से हम अब आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे, तो इन सब प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।